हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में संविधान का भाग 5 जो कि संघ की बात करता है, इसमें 52 से लेकर 151 अनुच्छेद हैं। तो आज हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और वही अनुच्छेद पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो MPPSC हो, रेलवे हो, अदर एग्जाम हो। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह स्ट्रॉन्ग करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज संविधान का भाग 5। संविधान का भाग 5 संघ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चाहे वो न्यायालय से संबंधित हो, उनके वेतन भत्ते से संबंधित हो या कोई विवाद संबंधी, तो संघ मतलब इसमें सारी व्यवस्थाएं संविधान की आ जाती हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो भारत के राष्ट्रपति की बात करता है, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 52। और राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं। अब आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी जो संघ की शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है कार्य करने की, वह किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। ठीक है, राष्ट्रपति इनका प्रयोग कैसे करते हैं? तो वह स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इनका प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें हम एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति तो होंगे, लेकिन उनको एक शक्ति भी प्रदान की जाएगी कार्य करने की। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें, यानी कि निर्वाचक मंडल की बात करता है अनुच्छेद 54। कौन कौन से सदस्य वोट देने के लिए योग्य होते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो ये बताया गया है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली, पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, जिन्हें 70वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अब मंडल तो हमने बना लिया, लेकिन उसके लिए एक रीति होती है। कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे एकल संक्रमणी मत पद्धति भी कहा जाता है, इसकी बात कही गई है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो 55, 5 लोगों का अगर अपन एक यूनियन बना लें तो एक नियम बनाया जा सकता है, वो भी निर्वाचन का। इससे संबंधित जो भी विवाद होते हैं वह कहाँ होता है? उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय में। अब हम थोड़ी सा समझेंगे कि निर्वाचन की रीति क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो होती है कैसे होता है? यदि हम लेते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो इनके लिए भी वोट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक विधायक का मत का मूल्य कितना होता है? तो उस राज्य की कुल जनसंख्या जहां से वह विधायक है और राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जितने हैं, उससे भाग करके हम निकालते हैं। ठीक है, अब चाहे सांसद की बात करें तो एक सांसद के मत का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो सभी राज्यों के विधायकों का मूल्य, मत का मूल्य, और लोकसभा राज्यसभा के मत का मूल्य, इसके द्वारा। अब अपन जानेंगे कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है। फ्रेंड्स, इसको लेकर कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये भी हम बता दें कि एकल संक्रमणी मत पद्धति वह होती है जैसे कि यदि अभी चुनाव हुए थे, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निर्वाचन हुआ था, तो ए नंबर पे अगर रामनाथ कोविंद जी हैं, बी नंबर पे अगर मीरा कुमार जी हैं, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति यानी कि एक को वोट ना देकर सभी को वोट दी जाए। और इसका अर्थ है कि वरीयता क्रम के अनुसार, जैसे ए नंबर पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बैठे हुए हैं और बी नंबर पे हैं मीरा कुमार, तो हम अगर वरीयता देते हैं, हमें बनाना है राष्ट्रपति किसे? रामनाथ कोविंद को, तो हम वरीयता के आधार पर पहले इन्हें रखेंगे, फिर बाद में मीरा कुमार को रखेंगे। ठीक है, तो ए बी इस तरीके से वरीयता क्रम, लेकिन वोट सभी को देना है। यही होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति। अब हमने नीति तो बना ली, लेकिन अब पद की अवधि भी देखेंगे। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। तो कितने समय का इनका कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। ये किस में बात कही गई है? अनुच्छेद 56 में।
ठीक है। पद से ही संबंधित अगर त्यागपत्र देना होता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लेख पर हस्ताक्षर करके अपना त्यागपत्र उन्हें प्रदान करते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। अब पुनर्निर्वाचन तो आर्टिकल 57 में इसकी बात कही गई है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करना चाहता है या कर चुका है, ठीक है, तो इस संविधान के कुछ उपबंध होते हैं, उसके आधार पर पुनर्निर्वाचन होता है। तो नीति बनाया हमने, अवधि बताई, अब फिर से उन्हें अगर निर्वाचित होना है तो उसकी नीति है आर्टिकल 57। अब निर्वाचन के लिए योग्यताएं भी जरूरी होती हैं, तो योग्यता की बात करता है आर्टिकल 58, ठीक है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य हो। तो ये योग्यताएं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होती हैं, जिसकी बात अनुच्छेद 58 में कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं, ठीक है। तो शर्तें किस आधार पर होती हैं, क्या होती हैं, ये भी हम देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ऐसा बता दिया गया है। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो उस स्थिति में यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। यानी इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, वे राष्ट्रपति के पद पर होंगे तब। राष्ट्रपति के लिए शर्तों की बात कौन करते हैं, आर्टिकल 59। अब आता है अनुच्छेद 60, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए शपथ की बात करता है। यानी पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति पर उच्चतम न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो शपथ का जो प्रावधान है अनुच्छेद 60 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब उन्होंने शपथ ले ली, ग्रहण कर ली शपथ, उसके बाद उन्हें हटाने के लिए कुछ प्रावधान भी हैं, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 61 में। इसे भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण करते हैं या उनके विरुद्ध कोई महाभियोग लाया जाता है, तब भारत के संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। लेकिन न्यायाधीश को भी इस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी कहा गया है। अब प्रक्रिया क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। तो महाभियोग जो होता है संसद के दोनों सदनों में आ सकता है, ठीक है। जो महाभियोग प्रक्रिया है वह संसद के दोनों सदन के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होता है, ठीक है। और इसमें 124 सदस्य का प्रस्तावक होना भी जरूरी होता है। इसके बाद यदि यह उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, जिस सदन के द्वारा यह लाया जाता है, तो इसको दूसरे सदन में प्रस्थान कर दिया जाता है। फिर दूसरे सदन के बाद राष्ट्रपति अपना पद देखते हैं, वहां पे अपना मत देते हैं। संविधान के अतिक्रमण पर इसके बाद यह दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है, तब उस दिन से राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं। तो यह होती है महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अनुच्छेद 62 पद रिक्ति की बात करता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उनका पद रिक्त है, तो उसकी रिक्ति को भरने की बात करता है अनुच्छेद 62। समय पर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, उनकी अनुपस्थिति पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 66 जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात करते हैं, वही प्रणाली जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रयोग की जाती है वह उपराष्ट्रपति के लिए भी प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 59 में उपराष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान है, 69 उपराष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान है। और राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान हमने कौन से आर्टिकल में देखा है, तो आर्टिकल 60। अब आता है अनुच्छेद 74 जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, ठीक है।
राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का जो प्रयोग करेंगे उनकी सलाह के अनुसार करेंगे। प्रावधान अनुच्छेद 74 में कहा गया है अनुच्छेद 75 जो कि मंत्रियों के बारे में बात करता है। तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर वे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसकी बात अनुच्छेद 75 करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत का महान्यायवादी यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो भी योग्यताएं हैं किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा उसके आधार पर। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 78 क्या बात करता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देनी आवश्यक होती है क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो कि प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो भी सूचना होती है देश के बारे में उसकी सूचना राष्ट्रपति को दे। तो ये कर्तव्यों की बात कही गई है अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट है 79। आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बने यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये 3 सदस्य मिलकर संसद को बनाएंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा की संरचना या उसके गठन की बात कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना की बात कही गई है। यह एक स्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा की संरचना की बात करता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। 80 और 81 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखें। नेक्स्ट है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद के सत्र संबंधी, उसके विघटन संबंधी बात करता है। यानी राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जब सही ना लगे, ठीक ना समझे या ऐसी सिचुएशन बन जाती है तब अधिवेशन के लिए उन्हें आहूत यानी कि बुलाता है। सत्रावसान संबंधी बात करता है अनुच्छेद 85। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि आने वाले सत्र की जो प्रथम बैठक होती है उस दिन की तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंतराल में 2 बैठकों का होना आवश्यक होता है। हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति का जो बनाने का प्रावधान है वो आर्टिकल 89 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 जो कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात करता है। उनके लिए शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 99 में किया गया है। इस तरीके से आप याद रखें, 9 मिलकर क्या बनाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति के पास है। तो इसे आहूत करने के लिए 108 आर्टिकल है, ऐसे आप याद रखें। 8 अपन ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से मिलाकर यानी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है 108 आर्टिकल में। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और इसे बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा देता है। ठीक है, धन विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए आवश्यक होते हैं, पहले ही इसमें अनुमति मिल जाती है अन्य विधेयक की अपेक्षा। के बाद इन्हें लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक के लिए संसद के संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है, यही एक ऐसा विधेयक है। ठीक है, लोकसभा में जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है और 14 दिन की समय सीमा होती है राज्यसभा से पारित होने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया आर्टिकल 110। अनुच्छेद 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट तैयार करने की बात अनुच्छेद 112 कहता है, बजट प्रस्तुत करने की बात 112 कहता है।
में बताया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं बजट के लिए और एक विशेष प्रावधान बनाया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 114 जो कि विनियोग विधेयक की बात करता है। विनियोग विधेयक यानी कि एक प्रकार का ये पुनर्विलोकन विधेयक होता है। इसे धन विधेयक व वित्त विधेयक के बाद प्रस्तुत किया जाता है और ये केवल संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये कहलाता है विनियोग विधेयक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान। इसके बारे में आप और डिटेल से वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो भारत में एक उच्चतम न्यायालय की बात करता है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 129 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उच्चतम न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी बात करता है 129। क्या होता है कि दंड के लिए या अवमानना के लिए विशेष शक्तियां होती हैं, तो ऐसे न्यायालय का गठन किया गया है जो कि 129 बात करता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि अभिलेख न्यायालय की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद बात करता है 143 परामर्श के लिए, आप याद रखें। नेक्स्ट है 148। आर्टिकल 148 में कैग की बात कही गई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे। इसकी बात कौन करता है? 148 अनुच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें। और लास्ट हम पढ़ेंगे संपरीक्षा प्रतिवेदन, अनुच्छेद 151। इसमें क्या बात कही गई कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी जो भी प्रतिवेदन होते हैं वे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उनको संसद के प्रत्येक सदन में रखवाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं संपरीक्षा प्रतिवेदन 151 अनुच्छेद। हमने 52 से 151 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ आएगा कि हमने कितना पढ़ा और हमसे कितना आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है, आप जानते हैं 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं होते, केवल सरकार का प्रधान या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य और सरकार दोनों के प्रधान होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति के पास। तो चुनाव संबंधी मामले या विवादों का निपटारा हमने पढ़ा था, उच्चतम न्यायालय देखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान कौन से संविधान, कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी मामले हैं निर्णय करने का प्रावधान आर्टिकल 71 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो जानते हैं आप, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है? 54, 56, 57 या 58? तो पदावधि की बात कौन सा आर्टिकल करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन होता है? तो लोकप्रिय सदन सर्वाधिक लोकसभा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है फ्रेंड्स? तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार की सीमा के तहत।
तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमने भारतीय संविधान भाग 5 के बारे में आज पढ़ा, जिसमें 52 से 151 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह स्ट्रॉन्ग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।